नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम ब्रिटेन में एक चूक से हजारों अफगानों की जान पर सांसद और अपने इतिहास से खिलवाड़ करते बांग्लादेश पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त के अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजराइल का सीरिया पर बड़ा हमला, सैन्य मुख्यालय को बनाया निशाना, कहा ड्रूज समुदाय की रक्षा के लिए की कार्रवाई। सीरिया ने की कड़ी निंदा, बताया आपराधिक और अवैध। एक की मौत, 18 घायल। सीरिया के दक्षिण पश्चिम में ड्रूज समुदाय के साथ भीषण सांप्रदायिक हिंसा जारी, मरने वालों की संख्या पहुंची 300 के पार। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायली हमले पर जताई चिंता, सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील। गाजा के खान यूनुस में एक खाद्य वितरण केंद्र पर भगदड़, कम से कम 20 की मौत। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का हमास से जुड़े लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप। हमास ने किया खारिज, बताया मनगढ़ंत और बेबुनियाद। यूक्रेन के मॉस्को पर हमले के सवाल से पलटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, किसी भी सूरत में हमला नहीं करने की दी सलाह। कीव को लंबी दूरी की मिसाइल देने की योजना को भी किया खारिज। बांग्लादेश के गोपालगंज में हिंसा के बाद कर्फ्यू लागू, नेशनल सिटीजन पार्टी की रैली के दौरान हुई झड़प, 4 की मौत, 20 घायल। स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। इन दिनों ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और इसका कारण है ब्रिटेन में गलती से उन हजारों अफगान लोगों का डेटा लीक होना जो तालिबान के दोबारा अफगानिस्तान में कब्जे से पहले वहां मौजूद ब्रिटिश सेना की मदद कर रहे थे। डेटा लीक के बाद इनमें से कई अफगानों को गुप्त रूप से ब्रिटेन में बसाया गया, लेकिन अब तब की सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लग रहा है। साथ ही ब्रिटेन पर अपने सहयोगियों की सुरक्षा और वादा निभाने की क्षमता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साल था 2021। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका था। पूरा देश अनिश्चितता, आशंका, अव्यवस्था के जाल में जकड़ा हुआ था। हर तरफ खौफ पसरा हुआ था, खास तौर से उन तबकों में जिन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग में पश्चिमी देशों का साथ दिया था। ये लोग किसी भी हालत में अफगानिस्तान से निकलकर किसी सुरक्षित देश में शरण लेने के लिए बेताब थे। ब्रिटेन भी बरसों तक अपने मददगारों को तालिबान के रहमो करम पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 2022 में सरकारी स्तर पर एक बड़ी चूक हो गई। ब्रिटेन में शरण मांगने वाले करीब 19,000 अफगानों को निजी जानकारी वाला डेटा गलती से लीक हो गया। इसमें उनके नाम, पते और संपर्क सभी जानकारियां शामिल थीं। डेटा लीक के बाद तालिबान के बदले की कार्रवाई का डर और बढ़ गया। 2023 में ये लीक और मुसीबत बन गया जब अफगानिस्तान के पूर्व सैनिकों और दूसरे पूर्व अधिकारियों से संबंधित जानकारी फेसबुक पर वायरल हो गई। इन मददगार अफगानों की जान जोखिम में ना पड़ जाए, लिहाजा ब्रिटेन की उस वक्त की कंजर्वेटिव पार्टी सरकार ने इनके पुनर्वास की एक गुप्त योजना तैयार की। अदालत से भी इस योजना से जुड़ी सभी जानकारियां छुपाकर रखने की इजाजत ले ली गई। इसके बाद अप्रैल 2024 से ब्रिटेन सरकार ने चुपचाप अफगानों को ब्रिटेन लाना चालू कर दिया। अब अदालत ने गोपनीयता की रोक हटा दी है, तो मौजूदा लेबर पार्टी सरकार ने मंगलवार को इस ऑपरेशन की जानकारी सार्वजनिक कर दी। अब तक 4,500 अफगान नागरिकों को ब्रिटेन में बसाया जा चुका है। इस प्रक्रिया पर 400 मिलियन पाउंड खर्च हो चुके हैं। हालांकि अभी 600 पूर्व अफगान फौजी और उनके 1,800 परिजन अफगानिस्तान में हैं और वापस निकाले जाने की राह देख रहे हैं। Total of around 6,900
इस योजना के तहत कुल लगभग 6,900 लोगों के आने की संभावना है। अब और आवेदन नहीं लिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि डेटा लीक से कुछ खतरा जरूर था, लेकिन बड़े स्तर पर तालिबान की पहुंच नहीं हो पाई। ब्रिटिश सेना ने अफगानिस्तान में 2 दशकों तक ऑपरेशन चलाए थे। इस दौरान कई अफगानों ने अनुवादक, ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड और सपोर्ट स्टाफ के रूप में काम किया था। तालिबान हमेशा इन्हें गद्दार मानता रहा है। कई बार ऐसे लोगों को धमकी या मौत के घाट उतारा जा चुका है। इसलिए ब्रिटेन ने दावा किया था कि जो लोग ब्रिटिश सेना की मदद करेंगे उन्हें जरूरत पड़ने पर सुरक्षा दी जाएगी और ब्रिटेन में बसाया जाएगा। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि अफगानों को बचाने का काम अब भी चल रहा है। सरकार का कहना है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराई जाए, इसके लिए डेटा सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, ये जो मामला है ब्रिटेन में, जिस तरह से वहाँ पर डेटा लीक हो गया अफगानों का, इसको कितना गंभीर ये मामला है? क्योंकि कई अफगानों की जान से खिलवाड़ एक तरह से इसको कहा जा रहा है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बहुत ही सीरियस एक तरह से ये घटना हुई है, क्योंकि जैसे कि आपकी रिपोर्ट ने कहा था 19,000 के करीब लोग थे जो आना चाहते थे ब्रिटेन असाइलम लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने मदद की थी ब्रिटिश फोर्सेस की जब वो वहाँ पर ऑक्यूपेशन पे थे। अब लेकिन अगर उनके साथ टोटल आंकड़ा जोड़ा जाए और फैमिलीज़ को भी अगर दिया जाए तो 1 लाख के करीब लोग हैं जो अफेक्टेड हैं। अब जो डेटा लीक हुआ है, अब जितने भी अभी तक नहीं बसाए गए, कुछ 6,000 के करीब आपकी रिपोर्ट कह रही थी, कुछ उनको बसा दिया गया ब्रिटेन में, लेकिन बाकी तो अभी भी अफगानिस्तान में है। अब समस्या ये है कि तालिबान को भी पता है कि कौन कौन ये लोग हैं, तो उनकी जान को तो बिल्कुल अब खतरा है। एक तो ये बात हुई कि एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ब्रिटेन की क्रेडिबिलिटी दोनों तरीके से, एक तो डेटा सिक्योरिटी को लेके, अगर ये आज ये हुआ तो कल कुछ और भी हो सकता है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से खारिज हुई है। और दूसरी बात ये है कि क्या आप जो आपके सहयोगी हैं, क्या उनका साथ देते हैं? ये एक बड़ा एक सवाल हुआ है कि वो आगे के लिए भी कि भाई क्या, क्योंकि ये तो जोखिम भरा है, भरी एक तरह से सिचुएशन आ रही है कि अगर आप ब्रिटेन का साथ दोगे तो हो सकता है जो परिस्थिति पलट जाएगी, तो फिर ब्रिटेन आपसे पल्ला झाड़ लेगा और आपको जो है एक तरह से खतरे की चपेट में आप पहुंच जाएंगे। तो ये ब्रिटेन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा एक तरह से सवाल आ रहा है। तीसरी बात इसमें यह है कि अब ब्रिटेन के नागरिक कह रहे हैं कि भाई ये जो टोटल खर्चा जो इस पे होगा, अगर जिस तरह से अभी भी कह रहे हैं कि 23,900, स्काई न्यूज़ की खबर है कि 23,900 लोगों को और बसाने की शायद एक योजना है, तो इसका खर्चा कोई 7 बिलियन पाउंड की तरफ आ रहा है। तो ब्रिटेन की अपनी जनता जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चले गई। ये बात कि भाई हम क्यों ये जाना पड़े, गलती हमारी नहीं है, गलती है आपके, आप डेटा सिक्योरिटी नहीं रख सकते। तो इसके लिए जो लोग भी हैं और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी एक तरह से एक उसका भी एक असर नज़र आ रहा है। तो एक पूरी तरह से क्राइसिस है इस वक्त चंद्रशेखर जी। अतुल जी, इसमें यह भी देखा जाए कि इस वक्त की जो सरकार है वो पुरानी सरकार पर पूरे मामले को डाल रही है, लेकिन डेटा लीक हुआ, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक वहां पर नहीं हुई है और नहीं कार्रवाई कोई करने की बात हो रही है। बिल्कुल, अभी तक कोई जिन लोगों ने या एक किसी पर्टिकुलर आदमी ने या औरत ने जिसने भी किया है ये डेटा लीक, उसके बारे यहाँ पर ब्रिटेन में कोई चर्चा नहीं है। और इसलिए अकाउंटेबिलिटी वाला इशू भी एक आता है। भी अगर डेटा ब्रीच किसी से हुआ है तो आप डोमेस्टिक को एक तरह से इंक्वायरी बिठाएं, पता करेंगे भी कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो ज़रूरी इसलिए होता है कि आगे के लिए एक तरह से सबक मिलता है और दोबारा ये ऐसी घटना नहीं होती। तो वो भी यहाँ पर ब्रिटेन में नहीं हो रही है, तो ये आरोप अब सरकार के ऊपर लग रहे हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ जा रही है ये बात। साथ ही साथ अतुल जी, क्या ब्रिटेन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठते? क्योंकि ब्रिटेन, कई देशों में ब्रिटेन इस तरह के ऑपरेशन करता है या वहाँ पर ब्रिटिश सेनाएं मौजूद हैं, वो लोकल्स का सहारा लेती हैं, तो ब्रिटिश सेना पर या ब्रिटेन पर कितना भरोसा किया जा सकता है इस मामले के बाद? बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि भाई आप ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लायक हैं,
तो फिर आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप निभा नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, यानी कि ब्रिटेन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, कि भाई लोग अब 10 बार सोचेंगे कि इनका साथ दिया जाए या ना दिया जाए, क्योंकि अगर बुरा वक्त आता है तो ये तो पल्ला झाड़ लेते हैं। तो एक तरह से ब्रिटेन की एज ए ग्लोबल पावर, एक सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, एक तरह से उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं इस पे। अतुल जी, इसके अलावा जो डेटा लीक हुआ है वो करीब 19,000 लोगों का वो डेटा लीक हुआ है, लेकिन ब्रिटेन की ओर से जो अब बयान आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि 6,900 लोग हैं जिनको वहां पर बसाया जाएगा, उसके बाद कोई आवेदन नहीं लिए जाएंगे। तो ये इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो बचे हुए लोग हैं वो तो अफगानिस्तान में रह गए और डेटा लीक हो गया है और तालिबान उनको खोज कर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है। चंद्रशेखर जी, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये टोटल अगर फैमिलीज को मिलाए तो 1 लाख के करीब लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रिटेन की स्काई न्यूज़ की खबर आ रही है कि ब्रिटेन में 23,900 लोगों को बसाने की बात हो रही है। तो बाकी जो हुआ है, अगर हम मान लें आंकड़ा 25,000, तो 75,000 लोगों का क्या होगा। तो एक तरह से ये एक गैर जिम्मेदार बात होगी अगर आप अफगान पर्सपेक्टिव से देखें कि भाई आपने कुछ लोगों को बसाया और फिर पल्ला झाड़ के आप निकल के आ गए। तो आपके ऊपर भरोसा कितना किया जाएगा, जो हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर एक तरह से बहुत बड़ी एक तरह से निशाना साधा जाएगा आगे। क्या इसको लेकर के ब्रिटेन को तालिबान की सरकार के साथ कूटनीतिक बातचीत करनी चाहिए या करनी चाहिए थी? ये ऐसा भी कोई कदम वहां पर नहीं उठाया जा रहा? उसका हम इस वक्त कह नहीं सकते चंद्रशेखर जी, क्योंकि जो एक तरह से इंटेलिजेंस सर्विसेज ऐसे बातें करती है, बैक चैनल से बातें होती हैं। तो मैं ये एक मैच्योर कंट्रीज में ये होता है, तो मेरे को लगता है कि होना चाहिए या हो भी रहा हो। अभी इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर लगातार भारत विरोधी और बांग्लादेश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने वाले कदम उठाने के आरोप लगते रहते हैं। इसी कड़ी में नया विवाद बांग्लादेश में फिल्मकार सत्यजीत रे से जुड़े 200 साल पुराने पुश्तैनी घर को गिराने का है। विरोध के बाद स्थानीय अधिकारियों ने काम को अस्थायी रूप से रोक दिया है। वहीं भारत सरकार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है और बांग्लादेश को एक पत्र भेजकर विध्वंस रोकने एवं जीर्णोद्धार के लिए सहायता की पेशकश की है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अपने यहाँ मौजूद हर उस विरासत को मिट्टी में मिला देना चाहती है जिसके साथ भारत का नाम जुड़ा हो। बांग्लादेश लगातार अपनी संस्कृति से जुड़ी उन धरोहरों को तबाह कर रहा है जिनका संबंध बंगाली संस्कृति से हो।
कुछ महीने पहले नोबेल विजेता साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर का घर गिराने के बाद अब यूनुस प्रशासन ने मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के घर को जमींदोज कर दिया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अंतरिम सरकार से बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक इमारत की ऐतिहासिक स्थिति को देखते हुए इसे गिराने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इमारत का ऐतिहासिक महत्व है, जो बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण की प्रतीक है। इसे गिराने के फैसले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि अंतरिम सरकार की तरफ से इमारत के जीर्णोद्धार पर विचार किया जाता है तो भारत सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। दरअसल बांग्लादेश के मेमनसिंह शहर में स्थित इमारत प्रसिद्ध बाल साहित्यकार और प्रकाशक उपेंद्र किशोर रे का पैतृक घर है, जो कवि सुकुमार रे के पिता और महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के दादा थे। बांग्लादेश पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस घर को 100 साल से भी पहले उपेंद्र किशोर राय चौधरी ने बनवाया था। पूर्ण लक्ष्मी भवन के नाम से मशहूर ये घर अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2007 के बाद से वीरान पड़े घर में कोई गतिविधि नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इमारत नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी थी। प्रशासन की उदासीनता की वजह से इसकी खिड़कियां और दरवाजे तक लोग चोरी करके ले जा चुके हैं। घर की दीवारों पर या तो पेड़ उगाए हैं या फिर कहीं कहीं दीवारें ढह गई हैं। दरअसल 1947 के बंटवारे के बाद ये संपत्ति सरकारी स्वामित्व में आ गई, जिसके बाद साल 1989 में मेमनसिंह शिशु एकेडमी की स्थापना हुई। बताया जा रहा है कि घर को गिराने का फैसला पुरातत्व विभाग ने नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन ने लिया। रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में पहले शिशु एकेडमी चल रही थी, लेकिन घर के जर्जर होने की स्थिति में इसे अन्य जगह से चलाया जाने लगा। करीब 1.5 दशक से खाली पड़े घर को फिर से बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपायुक्त की अगुवाई में एक समिति बनी, जिसमें चिल्ड्रन अफेयर्स डिपार्टमेंट और PWD के अधिकारी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि शिशु एकेडमी ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए समिति के सामने इमारत को ध्वस्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मान लिया गया। बहरहाल बांग्लादेश में भारतीय संस्कृति पर की गई कार्रवाई सिर्फ एक पुरानी संरचना का विनाश नहीं, बल्कि उस इतिहास को खत्म करने की कवायद है जिसे महान सिनेमाई दिग्गज सत्यजीत रे ने संजोया और संवारा था। सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश को ऐसी महान विरासत और सांस्कृतिक मूल्य वाली जगह के संरक्षण के कदम नहीं उठाने चाहिए थे? अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर बांग्लादेश के इस मामले की हम बात करें तो जिस तरह से वहां से खबरें आ रही हैं कि उस भवन को गिराने की पूरी तैयारी थी, हालांकि ये भी खबर आ रही है कि उसके बाद कुछ विरोध विदेशों से और बांग्लादेश के अंदर से भी आया, तो अभी फिलहाल वहां पर काम रोक दिया गया है। लेकिन बांग्लादेश जिस तरह के कदम लगातार मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जब से वहां पर आई है, अपने इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहा है, बांग्लादेश की जो बांग्ला अस्मिता है उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं भारत को भी कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहा है। क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में, अतुल जी? देखिए चंद्रशेखर जी, ये इमारत एक तरह से एक सोच का प्रतीक है। वो हमें जो बात है वो बड़ी बात वो है, क्योंकि इमारत गिराना, उसके पहले रविंद्रनाथ टैगोर का जो एक घर था वहां पर अटैक करना, शेख मुजीब का घर भी एक तरह से काफी उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। तो ये प्रहार जो है ये एक सोच के ऊपर प्रहार है, और वो सोच एक बंगाली नेशनलिज्म या जो एक सेकुलर नेशनलिज्म है बांग्लादेश का, जो 71 से चल रहा है, उसके ऊपर ये अटैक है। और ये अटैक इस वक्त आ रहा है क्योंकि यूनुस सरकार के जो समर्थक जो है एक पार्टी, वो है जमात इस्लामी। और हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी पहले भी जब 71 की भी लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान का साथ दिया था जमात इस्लामी ने, और अब उसकी जो इन्फ्लुएंस है जमात इस्लामी का वो सामने बढ़ के आ रहा है। ये जो इनकी सो कॉल्ड मॉनसून रेवोल्यूशन है, उसमें भी जमात इस्लामी का जो छात्र पक्ष था उसने भी बहुत बड़ा एक तरह से एक भूमिका निभाई। तो एक तरह से ये थ्रेट जो है सेक्युलर नेशनलिज्म में, बंगाली नेशनलिज्म से एक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रही है बात, जो एक सोच की बात है, जो बदलाव आ रहा है। और उस बदलाव के अंदर हम एक और चीज़ देख रहे हैं, वो एक सामरिक रूप से देखें तो पाकिस्तान ISI के लोग अब जो है खुलेआम यूनुस सरकार की जो के लोग हैं उनके साथ मिलते हैं, बातचीत होती है,
और पुराना संबंध है पाकिस्तान की ISI और जमात इस्लामी का। तो एक तरह से पूरी तरह सोच में बदलाव, एक्शन में बदलाव, और एंटी इंडिया तो ये एक पूरी तरह से एक साजिश ही नहीं, एक पूरी प्लान से लग रहा है ये बातें चल रही हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा है इससे। ये जो एक पहलू सिर्फ हम देख रहे हैं, एक जो ओवरऑल जो बदलाव आ रहा है, वो जो कल्चरल एलिमेंट हम देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो मंशा है वो एंटी इंडिया, और हो सकता है दोबारा से पाकिस्तान और एक्सट्रीमिज्म मिलके बांग्लादेश की छवि और उसकी आइडेंटिटी को ही बिल्कुल बदल दे, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है और भारत के लिए खतरा है। और अगर हम, क्योंकि जो एक तरह से जुड़े हुए हैं दोनों देश, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो अगर एक में ऐसी सोच का बदलाव आता है तो उसका असर भारत में भी पड़ेगा। और सोशल मीडिया के ज़माने में हम रह रहे हैं चंद्रशेखर जी। बिल्कुल। अतुल जी, यहाँ पर सवाल ये आता है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, अंतरिम सरकार है, वो पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाना चाहती है, और यही कारण है कि वो कई सारे ऐसे कदम उठाते हैं जो कहीं ना कहीं भारत विरोधी होते हैं। लेकिन जिस तरह की बांग्ला संस्कृति है या बांग्लादेश का जो इतिहास रहा है, बांग्लादेश की जो अधिकतर आवाम है, क्या वो मोहम्मद यूनुस के इन कदमों का समर्थन करेगी? देखिए, एक तरह से हमें देखना इस वक्त स्थिति क्या है, एक खौफ की स्थिति बन रही है बांग्लादेश के अंदर। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि अगर हम मेजॉरिटी ओपिनियन देखें तो मुझे नहीं लगता ये कट्टरवाद के साथ होगी। लेकिन अगर अवामी लीग जैसे हैं, जो शेख हसीना की पार्टी या मुजीब की पार्टी, वो प्रदर्शन करते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से अरेस्ट हो रहे हैं। मुझे कल ही पता लगा है कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने अच्छी खासी रिसर्च की है वहाँ की डेमोग्राफी के ऊपर, तो उनको अब जेल में डाल दिया है। तो एक तरह से खौफ का एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जिसके कारण जो लोग चाहते भी हैं कि भी बंगाली नेशनलिज्म को बचाया जाए, लेकिन उनकी बात को दबाया जा रहा है। अब बात अभी तक हमें ये भी नहीं पता लगा कि यहाँ पर दोबारा से चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। वो टाले जा रहे हैं, अवामी लीग को बैन कर दिया गया है पार्टिसिपेशन के लिए। तो एक तरह से ये तो एक तानाशाही की तरफ चला गया है, और उसमें एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट एंगल बीच में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े ये खतरे की घंटी पूरे सिर्फ बांग्लादेश के अंदर लोगों के लिए ही नहीं है, लेकिन पूरे रीजन के लिए एक तरह से खतरा बन के सामने आ रही है। अतुल जी, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि जो मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है, उनके ऊपर बहुत दबाव है कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी दबाव है, साथ ही साथ जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनका भी दबाव है। इस सब के बीच वो कहते हैं कि अगले साल जून तक हो सकता है वहाँ पर वो चुनाव करवाएं, या हो सकता है और इसको आगे खिसकाते वो रहें। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये आता है कि जैसे जैसे चुनाव की ओर वो जाएंगे, इस तरह के जो कदम है क्या ये और बढ़ेंगे वहाँ पर? क्योंकि इनकी जिस तरह की प्रकृति रही है, वो कहीं ना कहीं लगता है इस तरह का माहौल और बनाएंगे। अभी तक चंद्रशेखर जी ऐसे कोई संकेत नहीं आ रहे कि ये जो चुनाव करवाएंगे, जो नीति है उससे कहीं कोई उम्मीद की किरण कहीं सामने नजर नहीं आ रही। तो इसलिए यही लग रहा है कि ये बद से बदतर हो रही है इस वक्त स्थिति। और भारत के लिए बहुत बड़ी सिर्फ समस्या नहीं, एक चुनौती है कि हम क्या ऐसे देश को जो एंटी इंडिया हो, भारत के खिलाफ ऐसे जा रहा हो, हम अफोर्ड कर सकते हैं इसको? ऐसी जो परिस्थिति है वो बनी रहे, हमारे पास क्या विकल्प हैं, किस तरह से हम एंगेज करें या प्रेशराइज करें, ये बात अब सोचने की और बहुत ज़रूरत है कि हम रणनीति बनाएं कि बांग्लादेश को हम टैकल कैसे करें। हम इससे मुंह नहीं फेर सकते। ये खतरे की घंटी हमारे सामने है, ये चुनौती है, तो इसका डटकर मुकाबला करने का वक्त आ चुका है। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दिखाएंगे। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। इस साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट पे डाल देंगे।
हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ड्रूज समुदाय के समर्थन में इजराइल के सीरिया पर हमले लगातार तीसरे दिन भी जारी रहे। इजरायली सेना ने कहा कि उसने बुधवार को दमिश्क में सीरियाई रक्षा मंत्रालय के प्रवेश द्वार और राष्ट्रपति भवन के पास भी हमला किया। दरअसल दक्षिणी शहर स्वेदा में सरकारी सुरक्षा बलों की स्थानीय ड्रूज लड़ाकों से झड़प हुई थी, जिसमें कई ड्रूज लड़ाके मारे गए थे। सीरिया ने यहां संघर्ष विराम की घोषणा भी कर दी, लेकिन उसके बाद भी यहां हिंसा जारी है। इजराइल इस इलाके में भी सीरियाई बलों पर हमला कर रहा है और यहां से सीरियाई बलों की वापसी की मांग कर रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध लगातार जारी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने पिछली रात खार्किव, क्रीवी रीह और विनित्सिया शहर को निशाना बनाते हुए 400 ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसमें ऊर्जा संयंत्र भी शामिल थे। वहीं रूस ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने डोनियास्क क्षेत्र में नोवोखत्स्कोए इलाके को यूक्रेन से मुक्त करा लिया है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को न ही लंबी दूरी के हथियार दिए जाएंगे और न ही उसे मॉस्को को टारगेट करना चाहिए। गाजा के खान यूनिस में बुधवार को एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर हुई भगदड़ में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह हादसा गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन GHF सेंटर पर हुआ। GHF ने भी अब तक 20 लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की है, लेकिन इसके लिए हमास से जुड़े लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। GHF को इजरायली सेना चलाती है और इसे अमेरिका से सपोर्ट मिलता है। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने उत्तरी शहर मोसुल के पुनर्निर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये हवाई अड्डा ISIS समूह को यहां से खदेड़ने के लिए कई लड़ाइयों में नष्ट हो गया था और 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद पुनर्निर्मित हुआ है। प्रधानमंत्री के मीडिया कार्यालय ने बताया कि यह हवाई अड्डा मोसुल और अन्य इराकी शहरों व क्षेत्रीय गंतव्यों के बीच एक अतिरिक्त संपर्क के रूप में काम करेगा। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने ब्रुसेल्स में संवाददाताओं से कहा कि अगर परमाणु समझौते पर कोई प्रगति नहीं होती है तो फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी अगस्त के अंत तक ईरान पर कड़े प्रतिबंध फिर से लगा देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध, जो 2015 के समझौते के तहत उसके परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध और निगरानी की अनुमति देने के बदले में हटा दिए गए थे, अगले महीने के अंत तक फिर लगा दिए जाएंगे। इटली जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए लगभग 10,000 लोगों यानी कुल कैदियों की संख्या के लगभग 15% को रिहा कर सकता है। न्याय मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि लगभग 10,105 कैदी जेल के अलावा घर में नजरबंदी या परिवीक्षा जैसे वैकल्पिक उपायों के लिए संभावित रूप से पात्र हैं। न्याय मंत्रालय ने इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है जो व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे मामलों की समीक्षा करेगा।